हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। 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 आवाज आ रही है। आ हाँ रही आ है? रही सर। आ रही सर। कोई बोल नहीं रहा है, मैं तो मेरे की तकलीफ आ रही है क्या? नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सर। गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेजेंटेशन आ रही है अभी सबको? जी बिल्कुल आ ठीक रही है। है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डेटा नेटवर्किंग के बारे में, बेसिक्स के रिगार्डिंग। तो आज हम शुरुआत करेंगे ये। सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन में डेटा क्या होता है? तो डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन्स रॉ मटेरियल विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। बराबर। जैसे आप हमसे कोई भी हमें बोलते हैं कि आप कोई भी हमसे रिगार्डिंग मांगता है कि आप अपना डेटाबेस दे दीजिए, तो हम अपना नाम, सरनेम, एज, मोबाइल नंबर कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, पर वो पर्टिकुलर वर्ड होता है डेटा, उससे कोई इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं होती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? तो सारे डेटा को हम एक सेंटेंस मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो उससे हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज अ लॉजिकल मीनिंग। जैसे हमने हमारे पूरा हमारे पूरी जो हमने नेम, एज, सरनेम, उससे एक पूरा सेंटेंस बना दिया कि मेरा ये नाम है, हमारी एज ये है, तो पूरी की इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, जो कि अलग अलग डेटा के वर्ड से बनी हुई एक इंफॉर्मेशन होती है। डेटा डज नॉट डेटा डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। तो ये सिंपल वही है कि इंफॉर्मेशन होगा, उससे अलग अलग डेटा हमें पता चल जाएगा, पर सिर्फ सिंगल वर्ड से डेटा देंगे उससे हम कोई इंफॉर्मेशन बना नहीं पाएंगे। सो डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स। तो ये डेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक तो कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उसे डेटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब डेटा कम्युनिकेशन में मोस्ट प्रोबेबली 5 पार्ट होते हैं। एक मैसेज होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक होता है ट्रांसमिशन मीडियम और एक होता है प्रोटोकॉल। तो मैसेज क्या होता है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन हो जिसे हमें कम्युनिकेट करनी है और या पास करनी है एक दूसरे से, उसे मैसेज कहते हैं। सेंडर क्या होता है? जो डेटा सेंड करता है उसको सेंडर बोलते हैं। रिसीवर जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए जो भी मीडियम हम यूज करते हैं, सब फिजिकल पार्ट है बाई विच मैसेज ट्रैवल्स, जैसे ओएफसी है या केबल है या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी, किसी से भी हमें वो एक ट्रांसमिशन मीडियम हो जाता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? तो सेट ऑफ रूल्स गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो भी उसके ऊपर रूल्स या प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये सिंपल एक इमेज है डेटा कम्युनिकेशन की, जहां पे हमको एक सेंडर दिखा है, एक रिसीवर है, एक मैसेज ट्रांसफर करना है, ट्रांसमिशन मीडियम, बीच में हमने वाईफाई दिखा दिया है। ठीक है। अब डेटा, तो डेटा कितनी तरीके से रिप्रेजेंटेट किया जाता है? तो डेटा टोटल 5 तरीके से रिप्रेजेंटेट करते हैं। एक होता है टेक्स्ट, बराबर, जिसमें टेक्स्ट नंबर्स और सॉरी वर्ड्स होते हैं, ABCD अल्फाबेट। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन बीट पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ बिट्स 0 और 1। तो कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0s एंड 1। तो ये जो सारे टेक्स्ट होते हैं ABCD, वो सब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो एक टेक्स्ट है। सेकंड है नंबर्स, 0 to 9। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। ऑडियो है, कोई भी हम रिकॉर्डिंग या ब्रॉडकास्टिंग, कुछ भी साउंड म्यूजिक हम सेंड करते हो तो एक ऑडियो भी होता है डेटा। वीडियो होता है, कोई भी वीडियो प्ले चला दो, मूवीज है, पिक्चर्स है। और है इमेजेस, जो फोटोज हम एक दूसरे को ट्रांसफर
करते हैं, वो भी वन टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो यहाँ बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जैसे लेयर 2 स्विचेस है, हब है, मल्टी लेयर स्विचेस है, फायरवॉल्स है, राउटर्स है, ब्रिजेस है, रिपीटर्स, मॉडेम्स, ये सारी की सारी यहाँ पे जो भी डिवाइसेस है वो यहाँ पे दिखा के रखी है कि नेटवर्किंग में ये सब चीजें यूज होती है। अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड, एक है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में क्या होता है, तो द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ वन वे होता है, बराबर। वन वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे एग्जांपल है रेडियो। तो रेडियो में क्या होता है, जहां से हम ब्रॉडकास्ट होता है उसी की बात हम सुनते रहते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। अ डिवाइस कैन only send data but cannot receive it, or it can only receive data but cannot send it. तो one way communication होता है। The lowest performance among the modes examples are radio, keyboard and monitor. Half duplex mode, so the communication is bidirectional, both way होता है, but one at a time। जैसे send मैं कुछ बोलूंगा तो आप सुनोगे, आप कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन हम दोनों साथ में बात नहीं कर पाएंगे, तो उसे हाफ डुप्लेक्स मोड कहते हैं। Both the device can send and receive the data but at one at a time. The performance is better than simplex but less than full duplex. परफॉर्मेंस इसका फुल डुप्लेक्स के का कम है, लेकिन सिंप्लेक्स मोड से बेटर है। तो वॉकी टॉकी एक इसका बढ़िया सा उदाहरण है जो गार्ड ड्राइवर के पास रहती है, जिसमें वन वे अब डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। थर्ड है फुल डुप्लेक्स मोड, द कम्युनिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, बोथ एंड पे होता है। बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली, the highest performance amongst the mode. Example is a telephone और मोबाइल नेटवर्क। तो मोबाइल और टेलीफोन में हम आमने सामने एक साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए आगे। ये एक सिंपल इमेज है, सिंप्लेक्स फुल डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन की। तो ये सेंडर और उसमें एक ही वन वे होता है। हाफ डुप्लेक्स में पार्ट एक ही रहता है, लेकिन सेंड और रिसीव दोनों पार्ट रहते हैं। सेंड भी करेगा, वो रिसीव भी करेगा। फुल डुप्लेक्स में सेंड और रिसीव दो पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो एक साथ दोनों चीजें हो पाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि नेटवर्क क्या है, ठीक है। तो नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। तो जैसे बहुत सारे राउटर है, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, स्विचेस है, उन सबको आपस में जब मिला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है, ठीक है। और व्हाट इज नोड? अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइसेस कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क। तो नोड क्या होता है? एक सिंपल कोई भी एक कंप्यूटर है, तो अलग अलग नेटवर्क्स में अलग अलग कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, ये सारे सिंगल नोड बोले जाते हैं। इन सारे नोड को मिला के एक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज? तो जो दो नोड को कनेक्ट करने के लिए फिजिकल मीडियम या कुछ भी मीडियम होता है, उसे हम लिंक कहते हैं। लिंक कैन बी अ केबल, एयर, ऑप्टिकल फाइबर और एनी मीडियम विच कैन ट्रांसपोर्ट अ सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन। तो जो भी दो नोड होगी या नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है, वो आपस में किसी भी मीडियम से जुड़े रहेंगे, उसको हम लिंक कहेंगे। अब आता है हमारा OSI मॉडल। तो किसी भी नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल का उपयोग layers that computer system communicate over network. It was the first model for network communications adopted by all major computers and telecom communications companies in the early 1980s, और ISO ने उसको 1984 में अडॉप्ट किया था। तो ये है 7 OSI लेयर। सबसे पहला नीचे आता है फिजिकल लेयर, उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर, थर्ड वन आता है नेटवर्क लेयर, फोर्थ आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ है सेशन, सिक्स्थ है प्रेजेंटेशन लेयर और 7 है एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लेयर जस्ट कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, जैसे आप कुछ भी गूगल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, जो आपको डेटा को शो करता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपको डिस्प्ले करता है, वो एप्लीकेशन लेयर में आता है। ये तीन जो है प्रेजेंटेशन सेशन, ये सब डेटा को आपको इंफॉर्मेशन शो करने के लिए जिस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उनमें यूज होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर होता है उस डेटा को प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब आगे उसको कैसे नेक्स्ट नोड तक फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए उसको सेगमेंट्स में डिवाइड पार्ट्स में कन्वर्ट करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर नेटवर्क लेयर में क्या होता है, उस जो सेगमेंट बने हैं उसके पैकेट्स बन जाएंगे, पैकेट से फिर डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, उसको छोटी छोटी फ्रेम्स में बांटा जाएगा, फिर फिजिकल लेयर से उसको अदर एंड पे हम ट्रांसमिट करेंगे। The physical layer is responsible for movement of individual bits from one host node to next node. तो देखो ये जो नोड टू नोड कम्युनिकेशन होता है ना, ये फिजिकल लेयर में आता है, बट ये फिजिकल लिंक होती है, बराबर। अब द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। डेटा लिंक लेयर में भी सेम ही होता है, लेकिन वो फ्रेम्स को ट्रांसफर करते हैं, मल्टीपल बिट्स को कैरी करके फ्रेम बना देते हैं। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट्स फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, एक होस्ट मतलब एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में जो भी पैकेट्स ट्रांसफर होंगे तो होस्ट टू होस्ट कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। जो भी हमने पैकेट्स बने हैं नेटवर्क लेयर के थ्रू, वो आगे जाके फिर पोर्ट में सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में आएंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या, उन पैकेट्स को वापस सेगमेंट्स में अलग अलग उसके जिस हिसाब से पैकेट क्रिएट किए गए उसको वापस मर्ज किया जाता है, और उसके छोटे छोटे जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है उसको मर्ज की जाती है। The session layer is responsible for dialogue control and synchronization। तो ये क्या करता है सेशन लेयर जनरली, कि जो भी पैकेट्स और सेगमेंट्स बने हुए, अब उन इंफॉर्मेशन को हमने छोटे छोटे पैकेट्स और फ्रेम्स में बांट के हमने ट्रांसमिट किया था, तो अदर एंड पे उसको रिसीव भी करेगा। तो सेशन लेयर क्या, जो भी जिस हिसाब से उसको बांटेंगे वापस उसको सिंक्रोनाइज, जैसे पैकेट्स है तो वो जरूरी नहीं कि यहाँ से एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे ट्रांसमिट हुए हैं तो वो एक ही सीक्वेंस में गए हो। तो ये सेशन लेयर क्या करेगा, उसको जिस हिसाब से लेबलिंग लगे है उसको उसके सिंक्रोनाइजेशन जिस लेवल में वो बांटेंगे उसी में वापस कन्वर्ट करके उसको एक वापस इंफॉर्मेशन लेवल पे क्रिएट करेगा। द प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन। तो ये क्या करता है, जैसे अभी कोई भी डेटा है तो वो तो कंप्यूटर में तो हमको ये टेक्स्ट या इमेज या इस फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन जब वो ट्रांसमिट होता है तो वो तो बाइनरी लैंग्वेज में जीरोस और वंस में होता है। तो ये जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो भी फॉर्मूला लगता है वो सब प्रेजेंटेशन लेयर में यूज होता है। एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूजर। मतलब वही है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन लेयर ने डिक्रिप्ट कर दी है वो हमें कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे दिख जाएगा। कोई है डाउट इसके अंदर कुछ किसी को? कुछ बोलते रहिएगा, कोई भी कुछ भी, तो पता चलेगा अपने को कुछ। आगे चलिए सर। ठीक है ना, डाउट हो तो बोलना।
लिंक्स फ्रॉम अ टोपोलॉजी, दो या ज्यादा डिवाइसेस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए टोपोलॉजीज यूज की जाती है, सिंगल डिवाइसेस के लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइसेस टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हुआ है, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है टोपोलॉजी। तो इसमें है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस एंड रिंग। हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, जैसे ये कंप्यूटर है तो बाकी के पांचों कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो इसमें कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं होगा जो किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक बिटवीन ऑल डिवाइसेस। तो इसमें कुछ भी आपके कोई एक लिंक या मल्टीपल लिंक्स भी खराब होती है तो आपका नेटवर्क कभी बैठ नहीं जाएगा, कभी ना कभी ये सब चालू रहेगा। जैसे आपका यूटीएस पीआरएस का जो हमारी नेटवर्क है इंडियन रेलवे का, वो मैश टोपोलॉजी पे चलता है यूटीएस पीआरएस का, जिसके जो मेन सर्वर लगे हैं वो सारे सर्वर अपने मैश टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। अब इसमें फिजिकली है वो निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, तो हमारे n क्या डिवाइस करता है, नंबर ऑफ नोड्स कितने, यहाँ पे 6 है, 6 कंप्यूटर है, 6 इंटू 6 माइनस वन मतलब 6 इंटू 5, 30 फिजिकल लिंक से ये सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इससे आपको ये भी एक अगर पूछा जा सकता है कि ये मैश टोपोलॉजी में मतलब इतने नोड्स है तो फिजिकल देखने जाए तो हमारे कंट्रोल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा हमारा जो घर में हमारे टीवीज, केबल टीवीज होते हैं, तो केबल टीवीज भी बस टोपोलॉजी पे ही काम करते हैं। तो उसमें एक सिंगल केबल आता है, वहां से आप कुछ बीच में टैपिंग करके 3-4 कनेक्शन निकालते हैं, फिर उसी केबल को आगे जाता है। तो ये एक बस टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। अभी आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, तो ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट फॉर्मिंग अ रिंग, बराबर। तो ये सारे डिवाइसेस हमारे जो लगे हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब आगे और पीछे दोनों डिवाइसेस से कनेक्टेड होंगे, एक रिंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, देयर आर ओनली 2 नेबर्स फ्रॉम ईच डिवाइसेस। हर नोड या डिवाइसेस के 2 ही नेबर होंगे, लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला। ठीक है, डेटा ट्रैवल्स अराउंड द नेटवर्क इन वन डायरेक्शन टिल द डेस्टिनेशन इज रीच्ड।
ठीक है, एक डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होता रहेगा जब तक उसका डेस्टिनेशन बाहर नहीं आ पाएगा. सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डेटा टेक्स प्लेस बाय हेल्प ऑफ टोकन. ईच डिवाइस हैज अ रिपीटर. A repeater receives the transmission medium and
सर्विसेज है, याहू सर्विसेज है, ये जो भी सर्विसेज हैं सारी, ये हमें क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी कंट्री की कुछ भी चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड होती है पूरी, तो इसे हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब वही है कि आपको किसी के प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, आप पूरा मतलब पब्लिक नेटवर्क यूज कर रहे हो जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हो। सेकंड है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है, तो इंट्रानेट इज द टाइप ऑफ इंटरनेट दैट इज यूज्ड प्राइवेटली। It is a private network, therefore anyone can't access the intranet. On the intranet, there is a limited number of users and it provides a piece of limited information to its user like Railnet. तो जैसे हमारा रेलवे का रेलनेट है, तो रेलनेट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रानेट। तो आप जैसे आपका एयरटेल या कुछ भी सिम कार्ड होगा बाहर का जो प्राइवेट नेटवर्क है, घर से आप जीटीपीएल लेते हो या कोई भी लेते हो, वहां से आप रेलनेट को यूज नहीं कर पाओगे। आपको अगर रेलनेट को यूज करना है तो आपको रेलवे प्रीमाइसेस में आना पड़ेगा या रेलवे नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा, या तो फिर आपको सेकंडली ऑप्शन है कि वीपीएन लो, और वीपीएन से आप रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट होकर रेलवे की साइट को यूज कर सकते हैं। सेम ऐसा है, बैंकिंग का जो सर्वर है वो बैंक का भी एक खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जैसे डिफेंस का भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसके नेटवर्क में आप कोई भी आदमी कुछ देख नहीं सकता, वो सिर्फ उनके सिस्टम में ही आप जाके देख पाओगे। ये सारे हर एक जो भी कंपनीज होती है या गवर्नमेंट ऑफिस होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उनके खुद के नेटवर्क होते हैं जो उनका डेटाबेस खुद का रहता है, उसे हम एक इंट्रानेट कहते हैं, जो बाहर पब्लिकली हम उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर उसको एक्सेस करना है तो उसको उस इंट्रानेट से कनेक्ट होना पड़ेगा उस प्रीमाइसेस में आके। ठीक है, कोई है इसके अंदर कुछ सवाल, डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब नेटवर्किंग में एक टर्म आपने सुनी होगी, आईपी। ठीक है, आप अगर हम रेलवे में तो ज्यादातर सब अपने डिवीजन में हमारे पास स्टेटिक आईपी होते हैं। अगर आपका आईपी कभी निकल जाता है, अगर आपका नेट नहीं चलता है, अब नेटवर्किंग वालों को बुलाते हैं, वो आपको आईपी डाल के देता है। तो ये एक आईपी क्या है, तो व्हाट इज आईपी? तो एन आईपी एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। IP stands for Internet Protocol, which is a set of rules governing the format of data sent via the internet or local network. ठीक है, तो ये क्या करता है कि आपका जो भी कंप्यूटर है या नेटवर्क डिवाइस है या प्रिंटर है या राउटर है, कुछ भी नेटवर्किंग डिवाइस हो, उन सबको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है आईपी। बराबर, जैसे आपको कुछ भी किसी से कम्युनिकेट कर, आपको कहीं कुछ मैसेज भेजना है किसी को, तो आपको उसका एड्रेस तो चाहिए ही। बिना एड्रेस के वो चीज कभी हम सेंड ही नहीं कर पाएंगे। तो आईपी क्या है कि नेटवर्किंग में हर एक डिवाइस के लिए एक एड्रेस प्रोवाइड करता है, यूनिक एड्रेस, जो हम किसी और को नहीं देंगे। तो हम कुछ भी डेटा अगर किसी को भेजना चाहते हैं तो वो उस नेटवर्क के एड्रेस के थ्रू ही ट्रांसलेट सेंड रिसीव होगा। तो इसमें दो टाइप्स के हमारे पास स्कीम है आईपी में, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं IPv4। IPv4 क्या होता है, तो द इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 इज अ प्रोटोकॉल फॉर यूज ऑन पैकेट प्रोवाइड्स एंड एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेस। ठीक है, तो एक IPv4 में मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस अवेलेबल है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसमें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। IPv4 addresses are 32-bit numbers that are typically displayed in dotted decimal format। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे समझाता हूँ। जैसे ये 192, 160 और 100.1 है, नीचे एग्जाम्पल है, बराबर। ठीक है, तो ये जो 192 है, ये हमारे इसके अंदर टोटल 8 बिट्स है। जैसे जीरोस और 1 होते हैं ना, तो ऐसे 8 बिट्स होते हैं, 8 फिर 8 फिर 8 और फिर 8, तो टोटल कितने हो गए? 32 बिट हो गए, टोटल 32 बिट। तो इसीलिए ये हमारा IPv4 का जो एड्रेस है वो 32 बिट एड्रेस सिस्टम होती है। 32 बिट एड्रेस कंटेन्स टू प्राइमरी पार्ट्स, द नेटवर्क प्रीफिक्स एंड द होस्ट प्रीफिक्स। ठीक है, ऑल होस्ट विद इन अ सिंगल नेटवर्क शेयर द सेम नेटवर्क एड्रेसेस। ईच होस्ट हैज एन एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड इट्स। ठीक है,
तो कोई भी IPv4 एड्रेस होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है नेटवर्क पार्ट और सेकंड है होस्ट पार्ट। तो जो नेटवर्क पार्ट होता है ना, जो नेटवर्क प्रीफिक्स, वो हमेशा फिक्स रहेगा, और होस्ट नंबर है वो चेंज होते रहेंगे। होस्ट नंबर क्या होता है, आपके पीसी से जो हर, जैसे कंप्यूटर और जैसे नेटवर्किंग डिवाइस आएगा उसमें होस्ट नंबर बढ़ता रहेगा, लेकिन आपका नेटवर्क जो है वो फिक्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये 192.168.100.1 बराबर, इसमें मान लो हमारे पास ये तीन जो है, पहले वो नेटवर्क प्रीफिक्स है और लास्ट में है होस्ट प्रीफिक्स। तो हम जैसे अगर हमको यहाँ पे 20 कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, तो ठीक है, तो 20 कंप्यूटर में जो पहले तीन डिजिट है ना नेटवर्क प्रीफिक्स 192.168.100, ये फिक्स रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। सिर्फ पीछे वाले डिजिट है, तो पहले कंप्यूटर को हमने 1 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया, ऐसे करके करते हैं 192.168.100.20। अब आपको 255 तक जाना है तो 255 तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप ये इतने होस्ट, जो होस्ट नंबर है वो बढ़ता जाएगा, तो जितने भी होस्ट नंबर आपको उस नेटवर्क में अवेलेबल होंगे उतने आप नेटवर्किंग डिवाइसेस उस नेटवर्क में आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो क्लास में आपको ये जो नेटवर्क प्रीफिक्स होगा वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो क्लास है उसमें मैं आपको ये बताता हूँ, जो ये एक हमारा बना हुआ क्लासेस और IPv4 के जो क्लास है जो डिसाइड किए गए हैं ABCDE, बराबर, आपने नाम सुना होगा। इसकी रेंज क्या फिक्स करके रखी है, जो भी जब IPv4 बना था तभी से डिसाइड था कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। तो क्लास A है उसकी रेंज 1.000 से लेके 126.255.255.255, बराबर। तो ये जो क्लास ए एड्रेसेस है IP, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है, वो बाहर कोई भी कंपनी से किसी को प्रोवाइड नहीं होंगे, बराबर। जैसे इसमें हम एग्जांपल देखें तो हमारे जो रेलवेज है, रेलवेज में हम 10 की सीरीज यूज करते हैं, ठीक है। सबको पता होगा कि हमारा वेस्टर्न रेलवे का सर्वर है 10.3.2, बराबर। वडोदरा डिवीजन का देखने जाओ तो 10.35 है। ऐसे अलग अलग डिवीजन का आप अहमदाबाद किसी का भी देखोगे तो 10.39 है, किसी का 10.36 है। तो ये 1 से लेके 126 के बीच में आपका आता है 10, ठीक है। तो ये हमारा रेलवेज गवर्नमेंट है, तो ठीक है, ये इसी सीरीज में आ गया, तो हमें क्लास ए का IP प्रोवाइड किया गया हुआ है रेलवेज को, ठीक है। क्लास बी में आता है 128 से 191, ठीक है। तो ये मीडियम कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है, उनको क्लास बी के एड्रेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लास सी है स्मॉल कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है, जो 192 से लेके उसके बाद 223 की सीरीज है। क्लास डी रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए, ये किसी को प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। और क्लास ए भी एक्सपेरिमेंटल और फर्दर यूज के लिए रखे, वो भी किसी को प्रोवाइड नहीं। मतलब ज्यादातर हमारे पास क्लास ABC, तो क्लास ए में तो हम लोग गवर्नमेंट रेलवेज ही यूज करते हैं 10 डॉट सीरीज वाला, तो ये इसी रेंज में आ जाता है। क्लास बी मीडियम कंपनीज यूज करती है। क्लास सी मतलब आप अपना खुद का नेटवर्क बनाते हो, तो आपने देखा होगा कि 192 to 168 सीरीज का आप IP खुद से देते हो, बराबर। जैसे आप अपना दो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हो अपने घर पे, तो आप 192 सीरीज का ही IP दोगे, आप कभी उसमें 10 सीरीज का IP नहीं दोगे। या कोई भी नेटवर्किंग वाला आएगा वो 192 सीरीज का ही IP इसमें प्रोवाइड कर पाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अब एक है जो क्लास एड्रेसेस है, उसमें एक रेंज है 127.000 से लेके ये जो IPs है वो लूप बैक टेस्टिंग के लिए रिजर्व रखा है। तो जितने भी डिवाइसेस होता है उसमें लूप बैक होता है। लूप बैक IP क्या करता है कि वो डिवाइस चालू है कि नहीं वो हमको बताता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगर हम उसमें कोई IP नहीं भी देंगे तो भी एक लूप बैक IP से क्या होगा कि वो हमें बताता रहेगा कि ये IP, जैसे हमारा कंप्यूटर का लूप बैक IP है 127.0.0.1। अगर आपका लैन पोर्ट सही है कि नहीं है, अगर इसको आपको चेक करना है तो आप 127.0.0.1 को पिंग करोगे तो वो आपको उसका टाइमिंग और कनेक्टिविटी मिलती रहेगी, अगर भले उसमें कोई केबल नहीं लगाए तो भी। अगर वो मिल रहा है उसका मतलब है कि आपका नेटवर्क खुद का सही है, आपका कंप्यूटर का जो लैन पोर्ट है वो सही है, ठीक है। तो ये हमारे भी उसमें कंप्यूटर में 127 जो लूप बैक IP है वो यूज किया जाता है। वैसे अलग अलग डिवाइस में सबको ये बांट के रखा हुआ है, ठीक है। कोई है इसके अंदर किसी को कोई डाउट? अगर किसी के मन में जो भी क्वेश्चन आता है तो बताना। है किसी को कोई डाउट?
हाँ के ना तो बोलो। तो आगे बढ़िए। हाँ ठीक है। देखो अभी ये जो क्लास है उसमें हमने देख लिया कि ये सीरीज होती है 1 से लेके 126 बराबर। तो इसका जो डिफॉल्ट सबनेट है ना क्लास ए के लिए 2555000 का बनाया हुआ है। क्लास बी का सबनेट है 255.255.0.0 और क्लास सी नेटवर्क है उसका है 255.255.255.0। ये सबनेट क्लास ए बी सी के लिए फिक्स किए गए हैं अगर इस रेंज में आपको यूज करना है तो इसमें देखो क्लास ए में जो नेटवर्क प्रीफिक्स है ना वो सिंगल होता है, बाकी के पीछे तीनों है होस्ट प्रीफिक्स। होस्ट प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो 1 by 1 इंक्रीमेंट होते रहेंगे। कैसे, तो जैसे ये कोई भी होस्ट प्रीफिक्स आपने यहाँ ले लिया है, जैसे हम लेते हैं ये 10. ये लेते हैं 10.1.1.1, ठीक है। अब जैसे 10.1.1.1 ले लिया तो अब जैसे हम होस्ट बढ़ाते जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 10.1.1.2 फिर 10.1.1.3 ये 1 से लेके 255 तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा ये 255 हमारा खत्म हो गया, उसके बाद हमको ये जो होस्ट है सेकंड लास्ट से सेकंड उसको हमको 1 की जगह 2 करना है तो ये आएगा 10.1.2. फिर 1 से लेके ऐसे ये भी 255 तक जाएगा, 1 से लेके 255 तक जाएगा। फिर ये भी फिलअप हो जाता है, उसके बाद हम ये आएंगे, ये भी आएगा हमारा 1 से लेके 255 तक। तो टोटल इसमें मैक्सिमम नेटवर्क इतने क्रिएट किए जाते हैं। मैक्सिमम नेटवर्क 126 क्रिएट होंगे और मैक्सिमम जो नोड्स होंगे कंप्यूटर वो इतने इसमें आप कनेक्ट कर पाओगे नेटवर्क डिवाइसेस। सेम क्लास बी में इतना ये 65,534 कर पाओगे और क्लास सी में आप मैक्सिमम 250 क्योंकि होस्ट आईपी हमारे पास यहाँ एक ही है बराबर, एक ही होस्ट आईपी है तो आपको 0 से लेके 255 तक जाओगे तो उसमें फर्स्ट तो होता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी, नेटवर्क आईडी होता है, लास्ट होता है ब्रॉडकास्ट आईडी। तो टोटल 254 कंप्यूटर ही आप उसमें कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि इसमें होस्ट बीट 1 ही है। अब होस्ट बीट 1 है मतलब क्या होता है आपके 8 बीट होते हैं, सिंपली 8 बीट होते हैं, ठीक है। तो 8 बीट का अगर आप बाइनरी टू डेसिमल निकालोगे तो ये 254 की वैल्यू हो जाती है, तो 254 कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो क्लास सी नेटवर्क में इतना होता है और डी और ये तो हम यूज ही नहीं करते इसलिए इसका कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है। IPv4 में किसी को है कोई क्वेश्चन? ये क्लास सी का थोड़ी और रिपीट कीजिए। क्या क्लास सी को रिपीट कीजिए। ये वाली? हाँ क्लास सी में जो 254 आया वही रिपीट हाँ। कीजिए। ये देखो हमने यहाँ पे क्या है जो गवर्नमेंट्स ने है हमको यहाँ पे पूरी रेंज दे के रखी है क्लास ए बी सी के। क्लास ए में 1 to 126 के नेटवर्क रेंज होती है आईपी की, क्लास बी में 128 से 191 की रहती है और क्लास सी में 192 से 223 की रहती है, ठीक है। ये रेंज है। तो जैसे इसमें जाते हैं तो अब एक अगर आपने एक प्रीफिक्स ले लिया यहाँ पे 192, ठीक है। तो ये 192 सीरीज के बाद आप 193, 194, 195 से लेके 223 तक आप यूज कर पाओगे क्लास सी में आईपी। ये पीछे वाले भी जो नेटवर्क प्रीफिक्स है वो फिक्स रहेंगे, लेकिन होस्ट बिट क्या होता है कि होस्ट बिट आपका वो नंबर ऑफ आईपी सबको प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर जो आप कितने कनेक्ट करना चाहते हैं वो होस्ट आप को बताता है। जैसे आप ये जो क्लास सी है बराबर, इसमें 3 नेटवर्क होस्ट है, एक होस्ट आईपी है बराबर, 3 नेटवर्क प्रीफिक्स है और एक होस्ट है। तो इसमें क्या होगा जो 8 + 8 + 8 तो 24 बीट जो है वो नेटवर्क है, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा अगर क्लास सी का आप नेटवर्क कहीं भी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब जनरली में अपने रेलवे में ही बात करते हैं, ठीक है। तो हम रेलवे में क्या करते हैं कि हमने कोई भी एक ग्रुप क्लास सी का नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं तो हम /24 का क्रिएट कर लेते हैं। /24 का हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं जिसका हम आईपी ऐसे रखते हैं 10.35.200.1, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि हम क्लास सी का नेटवर्क इसमें हमने बनाया हुआ है तो उसमें क्या है होस्ट बिट एक ही है सबसे लास्ट बार, ठीक है। और नेटवर्क बिट याद रखना कि नेटवर्क जो प्रीफिक्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो हमने 10.35.200 ये जो 3 बिट लिए है ना ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे क्योंकि हमने क्लास सी का नेटवर्क यूज किया है। अब उसके बाद जो लास्ट वन है होस्ट बिट,
फर्स्ट बीट हम शुरू करेंगे 1 से लेके 254 तक, ठीक है, 1 से लेके 255। अगर आपने पहले कंप्यूटर को 1 दे दिया, फिर दूसरे को 2 दे दो, तो ये आपके आगे वाले 3 बिट सेम रहेंगे। 10.35 डॉट, जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, रुक जाओ। ये भी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, एक मिनट। अभी आया? नहीं। अभी आया आया अभी। आया ना? ठीक है, देखो अभी मैं इसमें आपको ये बताता हूँ कि ये, ठीक है, यहाँ पे हम देखो ये इथरनेट सेटिंग में हम जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको? हेलो? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अभी नहीं आया सर। नहीं आ रहा? नहीं। एक मिनट, ठीक है, आ रहा है ना अभी? अभी आया। हाँ ठीक है। अभी देखो इसमें मैं आपको आईपी वाली स्कीम बताता हूँ। जो ये हमारा कंट्रोल पैनल होता है, उसके अंदर एक चेंज एडेप्टर ऑप्शन आता है, बराबर, ठीक है। उसके अंदर हम जाएंगे तो ये हमारा इथरनेट सेटिंग है, ठीक है। इसके इथरनेट सेटिंग में हम क्लिक करेंगे तो ये इथरनेट स्टेटस आएगा। उसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में जाओगे, हमारे पास देखो ये 2 आईपी, जैसे मैं आपको IPv4 IPv6 बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक हमारे पास ये दिख रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv4, और सेकंड है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन IPv6, ठीक है। तो हम IPv4 में जाके इसको प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें मैंने आईपी एड्रेस क्या दिया, 10.35.209.123, ठीक है। अब ये हमारा एक क्लास सी का आईपी है। अब क्लास सी में क्या रहेगा, जैसे ये 3 बीट है 10.35.209, तो ये तीनों बीट है ना, हर कंप्यूटर में जो क्लास सी के जितने भी नेटवर्क होंगे उसमें, जैसे मैंने एक ग्रुप बना के रखा है यहाँ पे 50 कंप्यूटर का, उस 50 कंप्यूटर में ये जो पहले 3 डिजिट है 10.35.209 वो सब सेम रहेंगे, ओके। और जो लास्ट वाला बीट है ना, वो हर कंप्यूटर का अलग अलग होगा। उसका जो भी हमने आईपी एक का 1 दिया होगा, दूसरे का 2, तीसरे का 50, ऐसे लेके 50 दिया होगा, आप 254 तक जा सकोगे। ये इसका सबनेट मास्क है 25525, क्योंकि ये हमारा /26 का नेटवर्क है। केवल कोई आईपी एड्रेस वहां से डिस्प्ले कर रहे हो क्या? हमें दिख नहीं रहा है यहाँ। नहीं दिख रहा है क्या? एक नहीं, मिनट, हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट में दिख जाइए, वापस इसको कहते हैं। ये खुला अभी दिख रहा है आपको कुछ? हाँ, ये तो अभी आया इथरनेट स्टेटस का। नहीं, ये आईपी दिख रहा है अभी? नहीं, आईपी तो नहीं दिख रही, वो बस डिटेल्स और प्रॉपर्टीज वाली छोटी सी जो विंडो होती है वो दिख रही है। हाँ, ये वाली विंडो खुल रही है, प्रॉपर्टी वाली। हाँ, प्रॉपर्टीज वाली तो ये बगल में आके चली गई।
वही मिनिमाइज हो गया वो। अब प्रॉपर्टी वाली नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही। और इस वाले नहीं दिख रहे हैं। एक सेकंड, अगर मैं कुछ नीचे से ड्रैग करके ऊपर रखो जाए, मिनिमाइज हो एक जाता है। मिनट ठीक है, मैं आपको एक इंटरनेट से एक इमेज दिखा देता हूँ। अगर ये शानी है, ठीक है, ये अभी ये इमेज दिख रही है आपको? हाँ ये तो दिख रही है। ठीक है, तो ये तो देखो, जो IPv4 का हमने जैसे उस प्रॉपर्टीज में जाता है ना, तो ये वाला पेज खुलता है एड्रेस डालने को। ठीक है, अब इसमें मान लो हमने ये क्लास सी का एक बना के रखा हुआ है नेटवर्क। तो क्लास सी में क्या होता है, जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं। ठीक है, लास्ट वाला होस्ट बीट ही सिर्फ चेंज होगा। तो इसमें हमारे पहले 3 बिट कौन से हो गए? तो 192.168.1। ठीक है, मान लो जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने एक छोटा सा मेरा एक ऑफिस है, ऑफिस में मैंने 50 कंप्यूटर को मैंने एक ग्रुप में डाल के रखा है क्लास सी के नेटवर्क में। ठीक है, तो उन सभी 50 कंप्यूटर में ये जो पहले के 3 बिट होंगे 192.168.1, ये तीनों सब में कॉमन मिलेंगे। बट ये लास्ट वाला जो है ना, वो जैसे इंक्रीमेंट होता रहेगा, हर एक का चेंज होगा। ठीक है, किसी का 1 2 होगा, किसी का 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेके 50 254 कंप्यूटर्स को अपने एक क्लास सी नेटवर्क में ले सकते हो, क्योंकि इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है 255। ठीक है, 255 बाइनरी इसकी वैल्यू होती है। अब बाइनरी में क्या होता है, 2⁻0 से लेके 8 बीट होते हैं। तो सबसे पहला बीट आता है 2⁻0 और लास्ट बीट आता है 2�7। तो इन सबका जब हम सम करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू निकलती है 255। अब 255 में क्या होता है, जो सबसे पहला आपका जो आईपी होता है ना, जो 0 होता है, जैसे इसमें है 192.168.1.0 होता है ना, वो नेटवर्क आईडी होता है, तो वो हम कभी यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, वो आपका जो आप ये राउटिंग करते हो, राउटिंग के अंदर हम वो 0 वाली नेटवर्क आईडी डालते हैं। जैसे आप में से अगर किसी ने UTS PRS के राउटर प्रोग्राम किए हो, तो आपने उसमें देखना है, आप उसमें OSPF पाथ देते हो। ठीक है, तो OSPF पाथ में जब भी हम कोई नेटवर्क को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो उसमें हम आगे 0 डालते हैं, उस नेटवर्क की आईडी डालते हैं, ना कि उसका IP डालते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने काम किया होगा तो पता होगा कि उसमें हम उस नेटवर्क की ID 0 डालेंगे। अब सेम उसमें जो लास्ट आईडी होती है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, तो वो भी हम कभी यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे 255 है तो 0 नेटवर्क आईडी होगी सबसे पहली, और लास्ट होगी 255, तो 255 आपकी हो जाएगी ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये 2 IP है वो आप कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप 1 से लेके 254 इतने IP आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो अभी उसका सबनेट क्लास सी है, तो क्लास सी का सबनेट क्या था हमने वही देख लिया, 255.255.255.0, जो कि क्लास सी का CIDR वैल्यू। बराबर, CIDR मतलब उसका जो बाय डिफॉल्ट डिसाइड किया हुआ है वो /24 का नेटवर्क होता है। /24 का नेटवर्क मतलब क्या होता है कि उसमें 24 बिट नेटवर्क के होते हैं। ठीक है, ये 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट मतलब 24 बिट्स अपने इसके अंदर नेटवर्क बिट होते हैं, इसीलिए उसको /24 का नेटवर्क कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको एक CIDR चार्ट बता दूं यहाँ पे, ये अभी ये चीज दिख रही है आपको, एक चार्ट दिख रहा है यहाँ पे कुछ? अभी हेलो, अभी नहीं। नहीं दिख रहा है। रुक जाइए एक मिनट, तो ये बार बार अलग अलग शीट को अलग अलग शेयरिंग करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा शेयर करके बताता हूँ। ठीक है, अभी एक चार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ, अभी इसमें हमारी ये जो स्लैश आपने नाम सुना होगा CIDR, ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग चार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या होता है, नेटवर्क में 32 बिट है। अभी मैंने आपको समझाया ना, 8 + 8 जो IPv4 एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। उसको हम 4 8 बिट के पार्ट में डिवाइड करके हमने रखा हुआ है, 8 + 8 + 8 + 8। ठीक है, तो ये 32 बिट होता है। तो 0 बिट से शुरू होकर 32 होता है, बराबर, /32 /31। तो ये हमारा जो क्लास सी का नेटवर्क होता है ना, ये होता है /24 का। तो /24 में क्या होता है, 255 255 255 0 का हमारा ये सबनेट मास्क इसमें फिक्स रहेगा।
और इसमें आईपी एड्रेस हम टोटल 256 मतलब 0 to 255 देंगे। जैसे मैंने आपको बताया उसमें पहला आपका आएगा नेटवर्क आईडी जो यूज नहीं कर पाओगे, लास्ट आएगा 255 तो वो भी आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आता है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी बराबर। बीच के जो आईपी है 1 से लेके 254 वो आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपने कभी ना कभी ये सब सुना होगा, स्लैश नेटवर्क होते हैं, /24 है, /25, /26 है। जो अभी मेरे कंप्यूटर में मैंने आईपी डाल के रखा है वो /26 का डाल के रखा है, जिसका सबनेट मास्क 255.192 होता है। तो ये अभी इसमें आपको आइडिया आ गया क्या होता है। ये डीएनएस सर्वर होता है जिससे हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लेते हैं। वो जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना वो हमको एक डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइड करता है। ये डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, तो हमें इंटरनेट से कनेक्ट करता है। बेसिकली आईपी क्या करता है, तो आईपी क्या होता है, आपके कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है, वो आपको इंटरनेट से जोड़ता नहीं है। आपको इंटरनेट सर्विसेज लेने के लिए आपको इस डीएनएस सर्वर से जुड़ना पड़ेगा। बताना लगे ठीक है। तो ये क्या करता है डीएनएस, जो इंटरनेट सर्विसेज है उसको फेच करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें ये डोमेन नेम सर्वर प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। आपके आईपी के थ्रू सिर्फ आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें डोमेन नेम सर्वर चाहिए। जैसे ये 8.8.8 है, ये गूगल का डीएनएस सर्वर है। ठीक है, हम ज्यादातर गूगल सर्विसेज चलाते हैं तो गूगल के लिए हमारा 8.8 गूगल ने खुद ने उनका एक डीएनएस सर्वर बना के रखा है जिससे हम इंटरनेट की सर्विसेज फेच करते हैं। तो ये 8.8.8 उनका है। ठीक है, हमारे रेलवे में हम एक रेलटेल का डीएनएस यूज करते हैं, जो सेकेंडरी डीएनएस के तौर पे हम यूज करते हैं 203.153.41.28। ठीक है, तो हम जो यहाँ 2 डीएनएस सर्वर आते हैं, गूगल का डालते हैं। तो हमारे यहाँ जो 2 डीएनएस सर्वर लगेंगे रेलवे में, एक तो गूगल का रहेगा 8.8.8.8 और सेकंड रहेगा 203.153.41.28। और भाई ये रेलटेल का डीएनएस सर्वर है जो सारे डिवीजन में सेम ही होगा, कोई अलग नहीं होगा, क्योंकि हम सारे डिवीजन हम रेलटेल से ही सर्विस प्रोवाइड लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? अब ये वाली इमेज आपको दिख रही है? हाँ जी, हेलो, हाँ दिख रही सर। हाँ ठीक है। अभी देखो सेकंड है हमारा एक IPv6 होता है बराबर। IPv4 कहाँ से डालना है वो हमने आपको बता दिया। सेम जहां से हम वो प्रॉपर्टीज में गए थे ना, उसी IPv4 के नीचे एक IPv6 का भी ऑप्शन आता है। तो IPv6 का ऑप्शन आप जैसे खोलोगे तो आपको ये मेन्यू ये इमेज जैसे खुली है वो इमेज आपको शो करेगी। ठीक है, अब IPv6 जो एड्रेस है हमारा, उसमें हमारे पास टोटल 128 बिट होते हैं। IPv4 में कितने होते हैं? 32 बिट, 8.8.8। अब IPv6 में हमारे पास 128 बिट का एड्रेस होता है। अब 128 बिट्स में क्या होता है, जो ये हमारा IPv6 है वो हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं। IPv4 था वो सिर्फ नंबर्स में था। ठीक है, तो उसका जो भी एड्रेस था वो 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं उस नंबर में डिस्क्राइब होता था, 192.10.31। लेकिन IPv6 का जो एड्रेस है वो आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होता है? नंबर प्लस अल्फाबेट दोनों को मिला के उसका एड्रेस आपको बनाना है। अब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट क्या होता है? तो 0 to 9 आता है, 9 के बाद जो 10 आता है उसमें आप आता है ABCDE। तो 15 तक हमको जाना है बराबर। 16 बिट्स होते हैं, एक के अंदर 16 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो 0 to 9 के बाद आएगा ABCDE। ठीक है, तो EF तक जाएगा आपका।
तो इसको डिसाइड करने के लिए अब उसमें क्या था, जो IPv4 था उसको हम डॉट से डिस्क्राइब करते थे, जैसे 192.168.1.1। अब हेक्साडेसिमल IPv6 का जो भी IP है उसको हम कॉलम के थ्रू डिवाइड करेंगे उस 16 बिट को। जैसे यहाँ 2001 है, उसके बाद अगर सेकंड 16 बिट हमको लिखना है तो फिर हम डॉट की जगह लगाएंगे कॉलम। ठीक है, कॉलम के बाद आएगा 1 2 3 4, ये सब IP दिया है। अब ये यहाँ बीच में दिया हुआ डबल कॉलम। ठीक है, डबल कॉलम का मतलब क्या होता है कि डबल कॉलम के बीच में जितने भी 16 डिजिट के बिट्स आएंगे वो सारे जीरो होंगे। क्या होंगे? क्योंकि हमारे पास 16 डिजिट है तो 1 1 2 3 4 और 5, यहाँ तो 5 ही हमने बताए हैं, लेकिन टोटल 16 बिट्स होते हैं डॉट कॉलम को डिफरेंट कर करके, बराबर। तो अब ये 5 के अंदर ये बी और 5 6 7 18 बीच के अंदर जितने भी हमारे 16 बिट्स में बचे हुए रिमेनिंग बिट्स है, बराबर, जितने 10 हुए तो 10 की वैल्यू 0 है। इसीलिए अगर सारी की सारी वैल्यू बीच में 0 है तो उसको हम सिंपली सारा लिखेंगे नहीं, हम क्या लिख देंगे, सिर्फ डबल कॉलम। ठीक है, अब इसका जो सबनेट होता है वो सबनेट हम जो IPv4 में कैसे लिखते थे कि हम 255 लिखते थे, लेकिन इसमें क्या है, उसकी CIDR जो वैल्यू है वो वैल्यू ही लिखनी है बस। जैसे आप यहाँ 64 लिखोगे वो अपने आप इसको कंप्यूटर को पता चल जाएगा, उसमें हमको पूरा का पूरा लंबा सबनेट एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ये शॉर्टकट में ही अपने आप लिख देने का हमको, अगर जिस भी नेटवर्क का हम बनाएंगे उसकी सबनेट की प्रीफिक्स लेंथ हमको लिख देने की। सेम डिफॉल्ट गेटवे भी है, जैसे उसमें था IPv4 में, इसमें भी डिफॉल्ट गेटवे रहता है, तो वो जो डिफॉल्ट गेटवे तो सभी के लिए सेम रहेगा, एक ग्रुप के लिए एक डिफॉल्ट एड्रेस सेम रहेगा। और DNS सर्वर भी सेम ही है, जो हमारा इसमें दोनों का DNS सर्वर है वो भी इसी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे गूगल का DNS सर्वर है वो उसको भी ऐसे 16 डिजिट हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। उसका एक हमारे पास वो भी होगा, गूगल DNS का कौन सा है, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। एक मिनट, मैंने बात करके रखी है। एक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एक एक्सेल फाइल आपको दिख रही होगी, बराबर। तो अभी जो डिवीजन में हम लोगों ने ये इसका IPv6 और IPv4 अभी नया इम्प्लीमेंट किया है, आपको सबको पता होगा, सभी के डिवीजन में अभी 6 महीने पहले क्या करीबन ये सब हुआ हो, 6-8 महीने हो गए। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो हमारे पास मैंने जैसे बोला रेलटेल का गूगल DNS का भी एक ये है, तो ये जो IPv6 का एड्रेस है ना, गूगल DNS लिखा हुआ है, ये गूगल, जैसे IPv4 में क्या था 8.8.8.8, ठीक है, इसमें IPv6 में इसका DNS ऐसे लिखा जाता है 2001 कॉलम 4860 कॉलम 4860 डबल कॉलम 8888। और रेलटेल का जो DNS है वो उसमें क्या था 203.153.4128, लेकिन IPv6 में क्या है 2401 कॉलम B200 डबल कॉलम 4128। डबल कॉलम का मतलब क्या हुआ, बीच के जितने भी बिट्स है सारे होंगे 0। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमने जो VLAN है, VLAN को एक एक हमने 64 का सबनेट में बांट के रखा हुआ है। तो जैसे ये है 2401 B200 196.2, 2 के बाद एक VLAN को हमने 1 दे दिया, सेकंड को यहाँ 2 3 4 ऐसे हमने जो आगे वाले डिजिट्स हैं सेकंड लास्ट वाले वो सब चेंज करते गए, तो ये पूरा ग्रुप अलग 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 बनते चले गए। ठीक है,
समझ आ रहा है सबको? तो कुछ डाउट हो तो बताना। ठीक है, तो ये एड्रेसेस के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं हम IPv6। मैंने आपको आइडिया तो दे ही दिया कैसे होता है। तो ये है, दिस न्यू IP एड्रेस वर्जन इज बीइंग डिप्लॉयड टू फुलफिल द नीड फॉर more internet addresses. It was aimed to resolve issues which are associated with IPv4. Okay, with 128-bit address space, it allows 340 undecillion unique address. बराबर? ये क्या होता है? तो ये जो मैंने यहाँ नंबर और ये डिजिट का आंकड़ा दिया हुआ है, उतने IP इसके अंदर सपोर्ट आते हैं। मतलब ये ट्रिलियंस ऑफ करोड़ों IP इसके अंदर प्रोवाइडेड किए गए हैं। मतलब आप इतने सारे, हर एक यूजर को भी आप, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को भी आप एक एक IP दे दोगे तो भी इसमें करोड़ों IP की बचेंगे। उतने सारे इसके अंदर एड्रेसेस अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। IPv6 एड्रेस इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। जैसे मैंने क्या बताया, 0 to 9, उसके बाद शुरू होता है ABCDE। ठीक है, ये 15 हो गए टोटल, 16 हो गए नहीं, 0 से 9 फिर ABCDEF। तो ऐसे करके वो डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया हुआ, जैसे ये अभी 0000 है, अगर इसके हम ये सारे जीरो निकालने हैं तो डबल कॉलम कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल ऑफ IPv6 एड्रेस है। ठीक है, अब एडवांटेज, पहले तो ये चीज, एक और चीज है कि IPv4 और IPv6 में अभी हमको IPv6 करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रेलवे में अभी IPv4 से भी हमारा काम तो चल ही रहा था, तो IPv6 करने की हमको ये जरूरत क्यों पड़ी? इसका मेन चीज इसलिए है कि रेलवे में हमारे पास तो नंबर ऑफ होस्ट कम है। हम तो अब हम डिवीजन में देखेंगे तो 1000-2000 कनेक्शन चलते हैं, जबकि IPv4 में 4.3 बिलियन यूजर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड IP होते हैं, जो स्कीम आपको हमने पहले आगे बताई ना, गवर्नमेंट और क्लास ABC की IP, वो जो पब्लिकली हर एक को प्रोवाइड की जाती है ना IP रेंज, वो रेंज अभी क्या है, ऑलमोस्ट खत्म होने के साइड पे है। अब जैसे ही सब खत्म हो जाएगा तो नया कोई भी, देखो अभी देखेंगे तो नेटवर्किंग डिवाइस, मोबाइल डिवाइस, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सब भी क्या है, मोबाइल डिवाइस सब में भी कुछ ना कुछ IP तो रहता ही है। अगर स्टैटिक नहीं होता तो DHCP डायनेमिकली कुछ ना कुछ IP सब प्रोवाइड होता है। तो इतनी सारी सर्विसेज बढ़ गई है, तो वो सारी की सारी में अभी क्या IPv4 के एड्रेस खत्म होने को आ गए। इसलिए क्या है कि जो वर्ल्ड है वो तो ऑलरेडी क्या IPv6 पे मूव करना शुरू कर दिया उसने। जैसे आप गूगल का सर्वर देखोगे ना, मैंने आपको दिखा दिया, गूगल का सर्वर 200148604860 वाला है। तो गूगल ने अपनी सारी सर्विसेज IPv4 के साथ IPv6 पे कब से डाल दी है। ऐसे सारी जो मेजर वेबसाइट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब लोगों ने भी क्या कर दिया है कि अपनी IPv6 पे सब मूव ऑन हो गए। और वो लोग क्या करते हैं, IPv4 और IPv6 दोनों चीजें चलाते हैं। अब चीज क्या होगी, हम रेलवे में हम अभी भी IPv4 पे ही चलते हैं। अगर मान लो 10 साल या 15 साल के बाद ऐसा हो गया कि IPv4 को सडनली बंद करना पड़ा, वर्ल्ड वाइड में कुछ ऐसा टेलीकम्युनिकेशन में कंपनी से रूल निकल गया कि आपको ये IPv4 टोटली बंद करके आपको IPv6 ही एड्रेस यूज करने, तब क्या हो पाएगा? अगर हमारे रेलवे में हमने IPv6 एडॉप्ट किया ही नहीं होगा, उस टाइम पे हमें एक साथ IPv6 में मर्ज होने पे मतलब बहुत दिक्कत आ जाए। तो इसीलिए कि अभी रेलवे ने भी धीरे धीरे IPv6 के साथ शुरू कर दिया। तो आने वाले 10, 15, 20 सालों तक हम लोग भी पूरे टोटली IPv4 से हटके IPv6 पे आ जाएंगे टोटली। बाद में उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड भी साथ में पूरा IPv6 पे हो जाएगा, तो हमें भी क्या कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अभी आप रेलवे के जितने भी सर्वर्स देखोगे वो सारे आपको IPv4 एड्रेस में मिलेंगे। जैसे आप कोई भी सर्वर, जैसे वेस्टर्न रेलवे का सर्वर देखो 10.3.2.55, अभी वो वेब पेज है वो IPv4 पे है, लेकिन आने वाले सालों में वो उसका IPv6 का एड्रेस भी आ जाएगा। तो कल उठ के अगर वो IPv4 बंद हो जाएगा तो वो IPv6 एड्रेस से कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या है कि दो चीज है कि आप IPv4 और IPv6 इसको डोमेन नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वो सपोज कैसा कि जैसे ये गूगल है, ठीक है, तो गूगल जैसे हम उसको IP एड्रेस से भी
पब्लिक यूआरएल डाल के भी फेच कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक यूआरएल सबके लिए याद रखना सही चीज नहीं है किसी के लिए भी। हम क्या करते हैं, उसको एक डोमेन नेम देते हैं। ठीक है, वो डोमेन नेम से क्या होगा, वो उस आईपी के साथ बाइंड रहेगा। जैसे हम कंप्यूटर में वेस्टर्न रेलवे लिखते हैं तो वेस्टर्न रेलवे का वेब पेज तुरंत खुल जाता है, हमको वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। उसका पब्लिक यूआरएल लिखेंगे तो भी खुलेगा, लेकिन यूआरएल लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो डोमेन उसका जो एक नाम हमने दिया हुआ है वेबसाइट का, उस नाम के साथ वो बाइंड करके रखा है। इसीलिए हम वो उस डोमेन नेम से भी करें। तो कल उठ के ऐसा भी होगा कि IPv6 के जो एड्रेस है वो डोमेन नेम से बाइंड हो जाएंगे, तो हमें सिर्फ किसी का IPv6 एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ उस वेबसाइट का नाम लिखेंगे, वो अपने आप वो IPv6 के थ्रू डेटा फेच करता रहेगा। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ IPv6 क्या है, तो सबसे पहले रिलायबल है। ठीक है, IPv4 से ज्यादा रिलायबल है, फास्टर स्पीड है, क्योंकि इसमें पैकेट्स बड़े बनते हैं, 128 बिट के बनते हैं, तो डेटा एक साथ ज्यादा ट्रांसफर हो पाएगा ज्यादा पैकेट्स में। स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी है, बराबर। राउटिंग एफिशिएंसी इजीली, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी IPv4 से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट इट इज फाइनल सॉल्यूशन टू ग्रो इन द नोइज इन ग्लोबल नेटवर्क। जैसे मैंने आपको बता दिया, IPv4 अभी जैसे आने वाले 10-15 सालों में खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए IPv6 हम एक बड़ा नेटवर्क है, तो ये ग्लोबल नेटवर्क में इसका ग्रोइंग ज्यादा बढ़ रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, अभी के टाइम पे क्या होता है, ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रेजेंट यूजिंग ऑफ IPv4 इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड टू कंप्लीटली शिफ्ट टू IPv6। ठीक है, तो हम अभी क्या है, पूरा पूरा ज्यादातर मतलब जो भी कंपनीज है या पूरा वर्ल्ड है वो अभी IPv4 पे चल रहा है। बहुत कम लोगों ने IPv6 पे मूव ऑन कर दिया, लेकिन IPv4 ज्यादा चल रहा है। तो IPv4 से IPv6 जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, बराबर। ठीक है, कन्वर्जन में। दूसरा कि कम्युनिकेशन जो है IPv4 और IPv6, उसके लिए हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अब ये कौन सी टेक्नोलॉजीज है, ये मैं अभी आपको एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 10 मिनट के ब्रेक के बाद जो IPv4 और IPv6 की जो चेंजिंग की वो ये है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम IPv4 टू IPv6 में कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी 10:10 हुई है, 10:20 पे हम वापस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ओके। ठीक है। एक 10 मिनट में हम मिलते हैं।
ठीक है। अब जो अभी मैं आपको बता रहा था कि IPv4 और IPv6 का ट्रांजेक्शन कौन कौन सी तरीके से होता है, तो ठीक है, इसमें सबसे पहले होता है ड्यूअल स्टैक राउटर। जो हमने रेलवे में ये चीज है ना, हमने रेलवे में अडेप्ट करके रखी है ड्यूअल स्टैक राउटर। जो भी हमारी नेटवर्किंग स्विचेस है, ठीक है, तो ये रेलटेल के पास जो ड्यूअल स्टैक का जो सर्वर है, वो रेलटेल के जो राउटर्स है उसमें वो फैसिलिटी सब अवेलेबल है, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या करके दिया है कि IPv4 और IPv6 दोनों के IP एक कंप्यूटर में एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब कैसे रहेंगे, तो हम लोगों ने अपने यहाँ पे क्या करके रखा है कि जो IPv4 एड्रेस है ना वो हमने मैन्युअली डाल के रखे हैं, और IPv6 के जो एड्रेस है वो हमने डायनेमिकली अलाउ करके रखे हैं। अब आपको देखना चाहो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसमें कि कैसे होता है। एक कमांड बताता हूँ आपको, वेट करना। હવે ઉભા રહો, ક્લાસ લઉં છું પછી આગળ બેસો ભાઈ। ठीक, ये एक आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, ये हमने CMD खोल के रखा है। CMD में एक कमांड है IP config, ठीक है। ये IP config जैसे ही मारते हैं, अब देखो ये ड्यूअल स्टैक टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये IPv6 का जो एड्रेस है वो हमारा ये है 2401B200.196.99, और ये पूरा एड्रेस देके रखा हुआ है। साथ में हमारा IPv4 भी एड्रेस हमने देके रखा है 10.35.209.123 सबनेट। और ये दोनों जो IPv6 और IPv4 के जो एड्रेस एक साथ इसमें कंप्यूटर में चल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल स्टैक टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये जो IPv6 है हमने डायनेमिकली असाइन किए हैं कंप्यूटर को, IPv4 हम मैन्युअली इसको हर कंप्यूटर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा सबसे पहला हो गया ड्यूअल स्टैक ट्रांजिशन। सेकंड है टनलिंग। टनलिंग में क्या होता है, टनल सर्वर होता है जिसके थ्रू IPv4 और IPv6 से जो भी राउटर है वो आपस में सारा डेटा कन्वर्ट करते रहते हैं। तो एक सर्वर बेसिकली एक बड़ा सा टनल सर्वर बनाया होता है जिसके थ्रू IPv4 और IPv6 के जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो आपस में डेटा ट्रांसमिट करते रहेंगे, ट्रांजेक्शन। और थर्ड है नेट प्रोटोकॉल ट्रांजेक्शन। इसमें भी सेम ही है कि एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल करके डिवाइसेस है, राउटर्स है, जो IPv4 और IPv6 के बीच में नेटवर्क ट्रांजिशन करते हैं। ये तीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन रेलवे में हम ड्यूअल स्टैक राउटर्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ड्यूअल स्टैक। तो ये हमको याद रखना है। अभी एक कंप्यूटर का है, लेकिन ये बेसिक हम बाद में सीखेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक था हमारा, ये जो रेलवे स्टेशन पे जो APs है वो कैसे वर्क करते हैं। इसके अभी मैंने एक इमेज नहीं बनाई है, लेकिन मैं आपको वर्बली बनाता हूँ कि जो रेल स्टेशन पे जो हमारी वाईफाई सिस्टम चलती है, जो रेलटेल ने लगा के रखी है या गूगल सर्विसेज ने लगा के रखी है, वो कैसे चलती है। जो तो बेसिकली जो बड़े बड़े स्टेशन है वहां पे गूगल कंपनी ने अपने वाईफाई डिवाइसेस प्रोवाइड करके रखे। इसमें सबसे पहले क्या, इन्होंने सिस्को के जो राउटर है C920 सीरीज के, वो इन्होंने वहां पे प्रोवाइड किए गूगल के। तो मेजर स्टेशन पे इन लोगों ने गूगल वाईफाई ने 20 Mbps की बैंडविड्थ प्रोवाइड करके रखी है। जैसे बड़ौदा स्टेशन है तो 20 Mbps है, जैसे जो भी बड़े बड़े स्टेशन होंगे वहां पे 20 Mbps का है। इन लोगों में जो डिवाइसेस लगते हैं वो क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो सिस्को राउटर होता है, ठीक है, सिस्को राउटर, फिर आगे जाके लेयर 2 स्विचेस, लेयर 2 स्विच से कनेक्ट होता है। लेयर 2 स्विच क्या होते हैं, ये पूरी फाइबर SFP वाली स्विच ये लोग यूज करते हैं। SFP वाली स्विच इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लंबे लंबे होते हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पे क्या Cat 6 केबल उतनी लेंथ तक नहीं चलेगा, तो हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और डिस्टेंस पे आपको फाइबर ले जाने पड़ेंगे। तो फाइबर को कनेक्ट करने के लिए लेयर 2 की मैनेजेबल स्विच SFP वाली यूज की जाती है। तो राउटर से जो आउटपुट निकलेगा वो जाएगा
लेयर 2 स्विच में जो एक फाइबर स्विच, पूरी फाइबर स्विच रहेगी, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल पीओई एक्सेस स्विच लगा के रखिए, अनमैनेजेबल, ठीक है। लेयर 1 स्विच बोलते हैं उसको, अनमैनेजेबल पीओई, पावर ऑन इथरनेट, जो स्विचेस लगा के रखिए। अब पीओई स्विच से हमने एक्सेस पॉइंट मतलब क्या होता है कि जो वाईफाई डिवाइसेस होता है वो वाईफाई डिवाइस हमने कनेक्ट करके रखे जिसको बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। तो ये जो पीओई स्विच है वो 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रहती है। जैसे एक प्लेटफॉर्म में हम सेंटर पार्ट में एक पीओई स्विच लगा देते हैं, सेंटर पार्ट से हमारे जो हम मान लो 3 या 4 एपी लगाते हो, चारों एपी 100 मीटर्स के अंदर अगर कवर होते हैं तो सेंट्रल में एक ही पीओई स्विच रहेगी, अगर नहीं होते तो 2-3 पीओई स्विच रहेगी 4-4 पोर्ट वाली, और वहां से हम एक्सेस पॉइंट को सीधे इथरनेट केबल के ऊपर ही पावर के साथ डेटा सेंड कर देंगे। तो ये होता है गूगल वाईफाई का सेटअप है पूरा कि कैसे करके रखा है। सबसे पहले आएगा राउटर, सिस्को के राउटर है, सिस्को के राउटर के बाद एक लेयर 2 स्विच एक ही रहेगी, जो आपका जो वहां पे सर्वर बना के रखा होगा वहां पे राउटर के साथ लेयर 2 स्विच लगेगी। उसके बाद जो नॉर्मल स्विचेस है वो पीओई स्विच है, वो आपके हर प्लेटफॉर्म पे जहां जहां डिस्टेंस है हर जगह पे वो जाएगी, और साथ में फिर पीओई स्विच से नजदीकी 100 मीटर्स के जो एरिया होंगे उसमें सब एक्सेस पॉइंट लगते जाएंगे। ऐसे पूरा कवर होता है एक ये स्टेशन। सेकंड, हमारे जो मेजर जो छोटे स्टेशन है बराबर, जहाँ पे सिंगल एपी या 2 एपी लगा के रखे हैं, जो बड़े स्टेशन है जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है या 2 ही प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे क्या होगा, छोटे स्टेशनों पे इन लोगों ने ये टाटा का वाईफाई लगे हुए हैं बराबर, टाटा वाईफाई ने प्रोवाइड किए हुए, तो ये 10 Mbps के सब बैंडविड्थ वाले हैं छोटे स्टेशनों पे। इन्होंने इन पे क्या, इन लोगों ने ये राउटर की जगह इन्होंने एक OLT करके इक्विपमेंट लगाया है। OLT का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन। ये बेसिकली क्या होता है कि ये हाई बैंडविड्थ कैरी करता है, मतलब इसमें आप 10 Gbps तक की स्पीड को कैरी करने के लिए ये OLT लगाते हैं, क्योंकि आपका जो इनपुट आएगा वो आप 10G तक ले सकते हो उसके अंदर, OLT के अंदर, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनेशन इक्विपमेंट। इसमें भी 8 से 16 पोर्ट का रहता है, आप जितनी जो रिक्वायरमेंट हम ले सकते हैं, 8 पोर्ट या 16 पोर्ट, ये भी SFP पोर्ट ही रहता है। अब OLT के बाद लगते हैं ONT इक्विपमेंट्स। ONT का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेशन। तो ये भी वन टाइप ऑफ एक स्विच ही है बराबर, ये पीओई स्विच है। इसमें इथरनेट प्लस एक पोर्ट आपका फाइबर का रहता है। जो आपका OLT होगा, जहां से फाइबर निकला है वो आपके प्लेटफॉर्म पे एक ONT इक्विपमेंट लग जाएगा, उसके अंदर एक फाइबर इन हो जाएगा, ठीक है। वहां से इथरनेट पोर्ट के थ्रू जो पीओई इथरनेट पोर्ट है आपके 2, 4 या 8, वहां से सीधे हम एक्सेस पॉइंट लगा देंगे, जिससे आपको वाईफाई कनेक्ट होता रहेगा। अब ये जो वाईफाई के एक्सेस पॉइंट है वो डिपेंड्स अपॉन रेंज के आते हैं कि आपको कितनी रेंज के चाहिए, 20 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। तो जैसा आप वाईफाई एक्सेस पॉइंट लोगे उस हिसाब से आपको वो रेंज कवर करता रहेगा, ठीक है। तो हेड आउट इसके अंदर है, किसी को कोई डाउट ये वाईफाई पे स्टेशन पे वाईफाई कैसे प्रोवाइड किया, इस पे रिगार्डिंग कोई पूछना हो तो ठीक है। ये अभी हम कंप्यूटर का बेसिक्स थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जो जानते हैं उनको तो पता ही, जो नहीं जानते हैं वो बेसिकली कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले ये आपको ये PPT शेयर हो रही है ना, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइसेस सबसे पहले कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो डिवाइसेस दैट इनपुट द इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा बराबर, जिससे हम कंप्यूटर को, तो ये माउस कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करके ये करते हैं, स्कैनर से स्कैनिंग करके कुछ डॉक्यूमेंट हम अपलोड करते हैं, तो ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस है। सेकंड है आपके आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होगा, तो आपका मॉनिटर है और आपका प्रिंटर है। आप जो भी यहाँ से कुछ प्रिंट करोगे तो कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा, या मॉनिटर पे कुछ भी आप सर्च करोगे डिस्प्ले होता रहेगा, तो ये सब हमें आउटपुट देते हैं, तो है आउटपुट डिवाइसेस। थर्ड है कंप्यूटर के पार्ट में कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर would include all the parts of a computer. Computer software includes the programs that are installed और the instruction for compiling the tasks. तो जो जितनी भी फिजिकल जिसको आप टच कर पा रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर पाओगे। वो एक प्रोग्राम है जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करके
बना हुआ है जिसमें अलग अलग टास्क हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक इमेज हमने यहाँ के बता के रखी है कि स्पीकर है, कंप्यूटर मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्क्रीन, सिस्टम यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये सारे के सारे हार्डवेयर है। ठीक है, अब नीचे जो हमने एक इमेज बना के रखी है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज का आपका विंडोज को हमने खोल के रखा है कि इसमें कौन कौन से फीचर। तो ये जो सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, पावर पॉइंट है, ठीक है, ये एडोब रीडर है, आप गूगल क्रोम खोलते हो, कुछ भी खोलते हो, ये सारे हैं सॉफ्टवेयर वन टाइप ऑफ। बराबर है, ऐसे आपका VLC मीडिया प्लेयर आता है, आप अलग अलग सॉफ्टवेयर जैसे कुछ भी है, गाने वाने के लिए VLC प्लेयर होता है, फिर इमेज के लिए आपका पेंट हो जाता है, पेंट और ये सब देखने के लिए। तो ये सारे के सारे देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, थर्ड वन है, इसका एक पार्ट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं CPU। CPU का मेन हार्ट बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर और द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जितनी भी सारी टास्क कंपाइल होते हैं, इनपुट आउटपुट का जो भी प्रोसेसिंग होता है, वो सारा का सारा ये छोटी सी चिप करती है। ये चिप अगर आप कंप्यूटर खोलोगे कोई भी हार्डवेयर, तो उसके अंदर एक फैन लगा होगा मदरबोर्ड के ऊपर। तो उस फैन को आप जैसे ही खोलोगे ना, तो फैन के नीचे एक चिप मिलेगी, जैसे ये नीचे वाली इमेज में हमने शो करके दिए, फैन के नीचे एक ऐसा यूनिट होगा, इसमें ये छोटी सी चिप है। तो ये चिप है वो हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसमें नंबर ब्रांच अलग अलग आती है, जैसे आपने AMD प्रोसेसर सुना होगा, Celeron प्रोसेसर सुना होगा, Pentium प्रोसेसर सुनेंगे, अभी लेटेस्ट में आपके इंटेल के चलते हैं i3, i5, i7। आपने जो सर्वर PC होते हैं उसमें Xenon प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसर है जो अलग अलग कंपनीज ने क्रिएट करके बना के रखे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है? कि रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी है, कैन ओनली बी कांट बी रिटर्न टू। ठीक है, तो ये एक वन टाइप ऑफ चिप होती है। ठीक है, वो चिप में क्या होता है, आपने जो भी स्टोर कर दिया वो परमानेंट हो जाता है। जैसे आप कोई एक सपोज एक DVR है मेरे का या NVR है, वो चीज क्या होगी, जैसे ही आप खोलोगे ना, उसके बाय डिफॉल्ट जो उसके अंदर OS डाल के रखी है वही लोड होएगी, उसमें ना आप कुछ चेंज कर पाओगे ना कुछ ये कर पाओगे। ठीक है, तो वो वन टाइप ऑफ रोम मेमोरीज होती है जिसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। सेकंड होता है रीड राइट मेमोरी। ठीक है, वो बोलते हैं रैम। ठीक है, तो रैम है ट्रेडिशनली नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंटेंट्स आर इरेज्ड व्हेन पावर इज डिस्कनेक्टेड। तो आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि हार्डवेयर में एक छोटी सी चिप लगी होती है, बराबर, वो होती है रैम। रैम क्या होती है, तो जब भी आपके कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो वो जो भी प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन, वो सारा रैम के थ्रू होता है। अब जब आप कंप्यूटर बंद करोगे तो वो सारा का सारा जो भी अब प्रोसेस चल रहा होगा वो सब पूरा मिट जाएगा उसके अंदर। ठीक है, एक होता है परमानेंट स्टोरेज, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है, SSD ड्राइव होती है, या टैप मतलब CD DVD कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर आप अपना डेटाबेस कुछ भी स्टोर करते हो, तो वो परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, ये पोर्ट्स एंड पेरिफेरल्स, जो कंप्यूटर में कौन कौन से पोर्ट आते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर के बैक पैनल पे देखोगे तो बैक पैनल में आपको जनरली एक ऐसी पैनल दिखेगी। ठीक है, तो ये है आपका इथरनेट लैन पोर्ट बोलते हैं इसको। ये ब्लू वाला जो होता है, ठीक है, ये ब्लू वाला आपका यहाँ लिखा है अलग है कि ये ब्लू वाला कीबोर्ड का होता है, यहाँ लिखा माउस है इमेज में, लेकिन ये ब्लू वाला जनरली कीबोर्ड का होता है। जो ग्रीन वाला होता है वो माउस कनेक्टर होता है। ठीक है, ये पेन ड्राइव लगाने के लिए USB पोर्ट्स होते हैं। ये जो सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं वो D9 पिन बोलते हैं, जिसको हम जो भी डिवाइसेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट नहीं हुए, जिसमें कंसोल पोर्ट दिए जाते हैं। आपने बहुत सारे राउटर और स्विचेस में जो पुराने थे, आजकल तो सब नेटवर्क बेस्ड हो गया है, लेकिन पुराने में सब जैसे आप TRS UTS भी पहले देखते तो 25 पिन के कनेक्टर आते थे, 9 पिन के कनेक्टर आते थे उसके अंदर। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट है जिससे डेटा इसके अंदर आप अप्लाई करते थे। ठीक है, ये है VGA पोर्ट, जो हमारा जो मॉनिटर जिससे कनेक्ट होता है, ये ब्लू कलर का पोर्ट रहता है, जिसका कलर हमेशा फिक्स ही रहता है ब्लू कलर का। कभी कभी कोई में ब्लैक भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% ब्लू पोर्ट रहेगा, जो VGA पोर्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये 3 पोर्ट और आते हैं कि माइक्रोफोन के लिए, एक लाइन इन और एक स्पीकर के लिए होता है, बराबर। ठीक है, ये अभी जो हमारे जनरली कंप्यूटर इसमें ग्रीन कलर का आता है स्पीकर के लिए। ठीक है, माइक्रोफोन के लिए भी एक आता है जो ब्लू है रेड कलर का होता है, लाइन इन। अगर बाहर से आप अगर कोई साउंड कंप्यूटर के अंदर इन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। जैसे आप कोई भी एक वीडियो का सॉफ्टवेयर कुछ वीडियो बना रहे हो, वीडियो में कुछ आप बाहर से साउंड इंसर्ट करना चाहते हो तो एक लाइन इन का ऑप्शन अगर कंप्यूटर में है
तो वो वहां से आप उस साउंड को इन करके किसी भी वीडियो के साथ मर्ज करके कोई भी सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी अपना क्रिएट कर सकते हो, बराबर। ये गेमिंग के लिए मिडी पोर्ट आता था, आजकल नहीं आता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट प्रिंटर के लिए आते थे, ठीक है। अभी ये सब पुराने जो कंप्यूटर में आते थे तब टाइप, अब लेटेस्ट वाले जो कंप्यूटर आजकल आने लगे हैं उसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट आने लगे। जैसे आपने VGA तो रहता ही है, ये मिनी DVI पोर्ट है, ये भी आपका डिस्प्ले पोर्ट ही है, ठीक है। ये HDMI पोर्ट है, ये तो ज्यादातर सब लोगों ने दिखा होगा। ऑडियो पोर्ट ऐसे ही आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ग्रीन आता है, ब्लू और ये रेड, ठीक है। वो ऑप्टिकल ऑडियो, मतलब आप सीधा फाइबर से भी कनेक्ट करके ऑप्टिकल ऑडियो से भी कनेक्ट कर सकते हो ये पोर्ट में। ये DVI-R और DVI-I, ठीक है, डी, ये डिजिटल और एक ये DVI मतलब एनालॉग पोर्ट होता है, DVI-D मतलब डिजिटल पोर्ट होता है, ये भी डिस्प्ले के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपका वो प्रिंटर टाइप पोर्ट होता है, ठीक है। ये डिस्प्ले पोर्ट होता है, जो DP पोर्ट आपने आजकल के कंप्यूटर में ये भी देखते होंगे कि डिस्प्ले पोर्ट भी होता है। ये सब पोर्ट की मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, तो जो अभी जैसे हमारा काम तो VGA से भी चल रहा था, HDMI से भी चल रहा था, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन था ना, इसका एक लिमिट था। अभी आपको जितने भी हायर रेजोल्यूशन वीडियोस चलाने हो तो उसके लिए आपको जैसे डिस्प्ले पोर्ट है, बराबर, ये मिनी डिस्प्ले पोर्ट है, इन सबको यूज करना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े 3280 वाले ये वाले जो पोर्ट आते हैं ना, जैसे हाई रेजोल्यूशन आपको चाहिए 32x0 या 180 120 वाला जो होता है वो तो नॉर्मल आपका HDMI है, लेकिन 4K रेजोल्यूशन है, 8K रेजोल्यूशन की वीडियो अगर आप क्रिएट करते हो तो उसके लिए डिस्प्ले पोर्ट हाई रेजोल्यूशन वाले पोर्ट चाहिए, जिससे हमको वीडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी। ये नॉर्मल VGA पोर्ट और HDMI पोर्ट से वो आप आउटपुट नहीं ले पाओगे अच्छे वीडियो का, तो इसके लिए आप ये डिस्प्ले पोर्ट है, ये सब यूज होता है, ठीक है। ये SATA केबल होता है, जो आप मदरबोर्ड में देखोगे ना, तो जो आपकी हार्ड डिस्क मदरबोर्ड के साथ एक लाल कलर या ब्लू कलर केबल से, पतले वाले केबल से कनेक्ट होती होगी, तो इसको हम बोलते हैं SATA पोर्ट, बराबर। ये ई SATA क्या होता है कि अभी कुछ अगर आपने मिनी कंप्यूटर्स देखे होंगे या मिनी लैपटॉप्स होंगे, जिसके अंदर क्या है कि अभी आप SATA वाले हार्ड डिस्क में क्या देखोगे, हार्ड डिस्क के अंदर ये SATA डेटा का पोर्ट प्लस पावर के लिए अलग से कनेक्टर हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। ये 2 पोर्ट लगाने पड़ते, लेकिन ई SATA में क्या होता है, पावर भी उसी पोर्ट में चलेगा, इसी में डेटा के साथ पावर भी चले जाएगा। तो ई SATA पोर्ट वाले भी बहुत से जो कॉम्पैक्ट कंप्यूटर आते हैं उसमें ई SATA पोर्ट लगते हैं। ये ईथरनेट है, ये मॉडेम है, मॉडेम जो 2 लाइन वाले रखते हैं उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये USB टाइप ए है, जो हमारा नॉर्मली पेन ड्राइव में हम लगाते हैं वो टाइप है। USB टाइप B है, जो आपका प्रिंटर कभी यूज करते हो, प्रिंटर के पीछे ऐसे पिन आती है टाइप B टाइप, ठीक है। टाइप C, अभी मोबाइल में USB टाइप C और कंप्यूटर में भी नए में टाइप C की पिन आने लगी है। ये माइक्रो पिन है, आपने कैमरास में देखा होगा तो USB माइक्रो पिन आती है, ऐसा छोटा वाला केबल लगता है जो डिजिटल कैमरास के अंदर लगता है, और ऐसे एक USB मिनी पिन भी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिन से जो इसमें यूज हो रही है, ठीक है। अब है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर है, आपने पहले सुना होगा कि विंडोज 98 चलती थी, फिर विंडोज 2000 आई, फिर विंडोज XP आई। XP पे तो बहुत से लोगों ने काम किया होगा, 7 पे भी ज्यादातर लोग अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन 7 भी क्या माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तरफ से बंद कर दी है। अभी लेटेस्ट में 8, 10 और 11 अभी लेटेस्ट में आई है और चल रही है, ठीक है। अभी मेरी खुद के कंप्यूटर पे विंडोज 11 चल रहा है, आपके वहाँ 10, 8 कुछ भी चल रहा है, 7 भी चल सकता हो। दूसरी सिस्टम है लिनक्स सिस्टम होती है, बराबर। लिनक्स में आपने अगर नाम सुना हो कि लिनक्स सिस्टम जो होती है वो उबंटू है, फेडोरा है, सेंटोस है, रेड हैट है। तो ये भी क्या लिनक्स के टाइप्स है, अलग अलग प्रकार की लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू, फेडोरा, सेंटोस, रेड हैट, ठीक है। और जो एप्पल कंपनी यूज करती है वो मैक OS यूज करती है। एप्पल के जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स आते हैं वो मैक OS पे यूज करते हैं। तो ये सबके अलग अलग सिंबल है। ये जैसे विंडोज 7 में ये सिंबल आपने देखा होगा, नीचे स्टार्ट बटन पे विंडोज जो 7 होगा तो ये सिंबल है। विंडोज 8 में ऐसा रहता है। लिनक्स में आप देखोगे तो ये सिंबल रहता है। फेडोरा में F लिखा होता है, ये FD करके। उबंटू, अगर आप उबंटू देख रहे हो तो उबंटू का स्टार्टिंग सिंबल ये है। मैक OS में ये रहता है, एंड्रॉइड। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सबने देखी होगी अलग अलग प्रकार की। जो अभी बेसिकली जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉर्मली ज्यादातर पब्लिक यूज करती है, मतलब 90% जो पर्सनल यूज के लोग पीसीज होता है, कंप्यूटर आप में सब लोग हम विंडोज ही यूज करते हैं, क्योंकि विंडोज के ज्यादा फैमिलियर है। उसमें क्या आपको ग्राफिकली सब कुछ दिख जाता है, कुछ भी मैनेज करने के लिए आपके पास बस
आपको आंखों से दिख जाता है। लेकिन लिनक्स सिस्टम क्या होता है कि लिनक्स में ज्यादातर चीजें क्या होती है कि कमांड बेस होती है, बराबर। कमांड बेस मतलब क्या है कि आपको कमांड लिख के ही वो सारे, अगर कोई सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको उसके लिए कमांड डालना पड़ेगा। कुछ कमांड लिखोगे, जैसे आप उबंटू कभी उसके वीडियो यूट्यूब या किसी पे देखना, तो अगर कोई उसमें आपको अगर कोई एनीडेस्क इंस्टॉल करना है तो आप उसका कोई एप्लीकेशन आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको उसके अंदर एक कमांड देना पड़ेगा। वो कमांड से पहले उसकी जो फाइल है उसको डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें कमांड के थ्रू होती है, इसलिए लिनक्स सिस्टम ज्यादातर यहाँ यूज नहीं होती है। लिनक्स मोस्ट प्रोबेबली सर्वर में यूज होती है। सर्वर में इसीलिए यूज होती है कि लिनक्स क्या बहुत ज्यादा रिलायबल है। दूसरी क्या है कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वायरसेस अफेक्ट नहीं करते। आपकी विंडोज में ज्यादातर क्या वायरस आ जाते हैं, हमें उसमें एंटीवायरस डाल के वायरस हटाने पड़े, लेकिन लिनक्स सिस्टम में कभी वायरस से इफेक्ट नहीं करते। तो ये एक मेजर एडवांटेज है। दूसरी की है जो भी सर्वर पीसीस है वो लिनक्स बेस पे, अगर आपको लॉन्ग टाइम चलाना है तो लिनक्स बेस पे अच्छा रहते हैं कि सर्वर को चलाना है। ठीक है, इसके बारे में किसी को कोई डाउट है? अब जैसे सॉफ्टवेयर है तो इसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, वीडियो एप्लीकेशन में एमएक्स प्लेयर, वीएलसी प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इमेज के लिए पिकासा, फोटोशॉप है या फोटोस है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप जूम, जैसे अभी हम कर रहे हैं वेबएक्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सब सारी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है इनको। तो एप्लीकेशन की मदद से आप अपना जो भी काम है कर सकते हो। जैसे आपको कोई फोटो एडिट करना है या देखना है तो पिकासा या फोटोशॉप की मदद से ही करवाओगे। फिर उसको आप गूगल क्रोम में जाके चाहोगे कि मुझे फोटो एडिट करना है तो गूगल क्रोम में नहीं होगा, बराबर। ऐसे ही जूम, वेबएक्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसमें आप कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहोगे, लेकिन आप चाहोगे मैं एक्सेल में वीडियो कॉन्फ्रेंस करूँ तो वो चीज नहीं है। तो जिसमें जो एप्लीकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं वही उसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज है कि सबनेटिंग वाला बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूँ सबनेटिंग कैसे होती है। ठीक है, ये इमेज अभी आपको दिख रही होगी। जब बेसिकली क्वेश्चन आते रहते हैं कि सबनेटिंग, जैसे आपको दिया हुआ है कोई सबनेट दिया है, उसमें से आपको सबनेट कितना निकालना है, ये /25 का नेटवर्क है तो /25 नेटवर्क में सबनेट क्या आएगा। अब /25 जो क्लास ABC है उसको तो आपको लिखा हुआ है सब है। अब मान लो क्लास ये /25 का नेटवर्क आ गया। अब /25 में अगर अलग अलग 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क क्या है, नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, बराबर, और नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे अभी ये /25 का नेटवर्क है, ठीक है। अब ये मान लो कि क्लास C का एक नेटवर्क है, लेकिन हमें इसको /25 नेटवर्क में प्रोवाइड करना है। तो क्या करोगे, ये /25 मतलब /25 क्या डिवाइड करता है, जो स्लैश का मतलब होता है स्लैश के बाद में जो भी नंबर है वो आपके नेटवर्क बिट्स, बराबर, नेटवर्क बिट्स को डिफाइन करता है। नेटवर्क बिट मतलब मैंने आपको जो बताया कि जो नेटवर्क और होस्ट 2 बिट होते हैं, ठीक है। तो क्लास C में क्या होता है, हमारे जो आगे के 3 बिट्स होते हैं वो नेटवर्क होते हैं, पीछे का एक होस्ट होता है। लेकिन अब इसमें इन्होंने 25, क्लास C का नेटवर्क है /25 का, अभी ये /25 का है। तो /25 के नेटवर्क के लिए हम क्या करेंगे, तो आगे के 24 बिट तो है, फिर हमको होस्ट में से, होस्ट के जो 8 बिट है, बराबर, वो 8 बिट्स में से जो सबसे पहला राइट साइड से ये होगा, लेफ्ट साइड से, उस बिट को हमें उसको नेटवर्क बिट में ले लेना है, ठीक है। तो ये 8 + 8 + 8 24 प्लस इसके 8 में से हम सबसे पहले इस तरफ का उठा लेंगे ये बिट।
तो ये हम उठाएंगे तो ये 24 प्लस 1 हो या 25। तो ये इसका ये मीनिंग हो गया कि स्लैश 25 के जो बीट है हमने इस नेटवर्क में यूज करे। अब इसका सबनेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ नेटवर्क। इस नेटवर्क में कितने नेटवर्क आएंगे, बराबर, मतलब ये जो होस्ट होगा उसमें आप कितने नेटवर्क बना सकते हो। नेटवर्क का मतलब क्या है कि आप कितने आईपी के ग्रुप बना सकते हो। जनरली क्या होता है, नेटवर्क का मतलब कितने ग्रुप बना सकते हो। एक टोटल ये आपका एक होस्ट है, एक होस्ट में कितने आईपी होते हैं, 254 मतलब एक ही ग्रुप होता है। और जैसे ही हमने आपको /24 की जगह /25 कर दिया, तो /24 में एक ग्रुप बनता था, तो /25 में कितने ग्रुप बनेंगे ये हमको देखना है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n, वेयर n इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ बिट्स बोरोड फ्रॉम द होस्ट, बराबर, ठीक है। तो ये जो पहले 3 तो नेटवर्क थे, चौथा वाला था जो होस्ट आईपी। अब ये होस्ट में से हमने कितने बिट को नेटवर्क बिट में लिया वो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है। तो हमने देखो अभी जो ये है होस्ट में से हमने एक बिट है वो उसको हमने नेटवर्क में कन्वर्ट किया, तो 2n, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो हम इसके 2 नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, मतलब 2 ग्रुप बना सकते हैं। मतलब इसमें जो भी आईपी बचे हैं उन आईपी के हम 2 ग्रुप डिवाइड करेंगे। मतलब 254 आईपी है, 254 के हम 2 ग्रुप में आईपी बना सकते हैं। तो पहला एक 128 का बन जाएगा, दूसरा एक 128 का बन जाएगा। तो 128 के 2 ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अब सेकंड है हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस एट ईच नेटवर्क, बराबर। अब ईच नेटवर्क मतलब क्या, एक ग्रुप में कितने आईपी हो गए, हमने ये तो ढूंढ लिया कि हम इसमें 2 ग्रुप बना पाएंगे, मतलब 2 नेटवर्क बना पाएंगे। पर एक ग्रुप में या एक नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस होंगे, तो इसकी आपको यहाँ पे है फॉर्मूला है 2n, लेकिन इसमें जो n है वो इंडिकेट क्या करेगा, अभी होस्ट में कितने बिट बचे हैं वो, ठीक है। होस्ट में टोटल बिट कितने बचे वो हमें गिनना है। इसमें हमने नेटवर्क वाले में बोरो किया था, इसमें बचे हुए कितने, तो देखो टोटल 8 बिट का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से एक बिट तो हमने नेटवर्क पार्ट में ले लिया। अभी इसमें बचे हैं बाकी 7 बिट, तो 2⁻7 इज इक्वल टू 128। तो ऑन ईच नेटवर्क वी हैव 128 आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो एक ग्रुप में 128 आईपी होंगे, दूसरे ग्रुप में 128 आईपी होंगे, मतलब टोटल मिला के 255 अपने आईपी हो जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ होस्ट एंड इन ईच नेटवर्क। मतलब क्या है कि हमें होस्ट के कितने आईपी एड्रेस मिलेंगे। अब आपको ये तो मिल गया कि टोटल एक ग्रुप में 128 आईपी है, लेकिन उसमें 128 आईपी में आप कंप्यूटर को कितने आईपी दे सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला है 2n-2, बराबर, वेयर हियर n इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग होस्ट बिट्स, ठीक है। तो ये जैसे इसमें ही वही क्या, एक तो हमने नेटवर्क में ले लिया, बचे हुए 7 है, 2n-2, 2⁻7 2⁻7 करोगे तो 128 होता है, 128 माइनस मतलब 126। तो ये 126 है वो हम इतने होस्ट आईपी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमने यहाँ आपने देखा है कि एक ग्रुप में 128 आईपी है और हम होस्ट को 126 ही दे पाएंगे, तो बाकी के 2 आईपी कहाँ चले गए। तो बाकी के 2 आईपी में ऐसा होता है कि जो सबसे पहला आईपी आता है वो होता है नेटवर्क आईडी, बराबर, सबसे पहला आएगा नेटवर्क आईडी, और जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये 2 आईपी हम कहीं भी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला होगा नेटवर्क आईडी और सबसे लास्ट आईपी होगा ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये 2 आईपी को हटा दो, प्लस ये 126 आप कंप्यूटर को दे सकते हो, मतलब टोटल आपके ये 128 आईपी एड्रेसेस हो गए, लेकिन 128 में से आप कंप्यूटर को सिर्फ 126 दे पाओगे, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, है किसी को कोई डाउट सबनेटिंग में। तो कभी कभी ये क्या एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको /25 का नेटवर्क दे दिया, /26 का नेटवर्क दे दिया, तो आप मतलब आपको बताना है कि इसमें से कितने होस्ट आईपी होंगे या इसमें से कितने नेटवर्क आईपी होंगे। चलिए ठीक है, एक और कल का एक सोहेल सर का एक टॉपिक था IPMPLS के बारे में, उन्होंने थोड़ा बताया कि आज थोड़ा बता देना, तो मैं आपको एक IPMPLS का थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या है। एक टॉपिक वो कवर कर लेते हैं, छोटा सा टाइम बचा है 5 मिनट, तो ठीक है। ये एक इमेज अभी मैं आपको बता रहा हूँ नेट से, IPMPLS बराबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग, इसका फुल फॉर्म ये होता है। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तो था ही, और मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग,
तो ये आईपीएमपीएलएस का नेटवर्क जो भी हर एक रेलवे में हमारे हर एक जोन में आने वाले 1-2 साल में लगी जाने वाला है। इसमें बेसिकली क्या होता है, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ राउटर होते हैं। एक होता है प्रोवाइडर एज राउटर जिसको पीई बोलते हैं, एक होता है प्रोवाइडर राउटर जिसको एलएसआर भी बोलते हैं, इसको एलईआर भी बोलते हैं, लेबल एज राउटर और लेबल स्विचिंग राउटर। लेकिन जनरली पी मतलब प्रोवाइडर एज राउटर होता है, सेकंड होता है पी मतलब प्रोवाइडर राउटर, और एक सी होता है। सी का मतलब क्या होता है, कस्टमर एज राउटर। ये कस्टमर प्रिवाइसेस मतलब आपकी जो ऑफिस है, जैसे हमारे एक बड़ौदा में ऑफिस है बराबर, और आप यहाँ अहमदाबाद में साबरमती में वहां बैठे हो, ठीक है। हम दोनों एमपीएलएस के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मेरा जो नेटवर्क होगा, मेरा एक मेन राउटर होगा जो हमारा बोला जाएगा कस्टमर एज राउटर, आपके वहां पे एक नेटवर्क होगा जो एक कस्टमर एज राउटर बोला जाएगा। फिर उन दोनों राउटर को एमपीएलएस नेटवर्क से हम जोड़ेंगे। तो एमपीएलएस नेटवर्क में हमारे पास जो नजदीकी जो सबसे पहला राउटर होगा वो होता है प्रोवाइडर एज राउटर। मतलब प्रोवाइडर एज मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी या जो भी सर्विस प्रोवाइडर हमें एक उनके राउटर से जो कनेक्ट भी प्रोवाइड करेगा वो हो जाए एक प्रोवाइडर एज राउटर, जिससे हम अपनी सर्विसेज कस्टमर एज राउटर को उससे जोड़ देंगे। और बीच में जो भी राउटर होंगे वो सब प्रोवाइडर राउटर होंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एमपीएलएस लेवल स्विचिंग में क्या होता है, जो यहाँ से डेटा राउटर राउटिंग करता है। पहले क्या होता था कि नॉर्मल जो राउटिंग होती थी, राउटिंग में क्या होता है कि जो हर राउटर पे जैसे भी कोई भी पैकेट जाते थे ना, तो सारे के सारे पैकेट्स मतलब ये होते थे, पैकेट्स को पूरा का पूरा मतलब ये राउटर्स उसको खोल के मतलब देखते थे कि इसका एड्रेस कहाँ है, इसको कहाँ भेजना है, ये सब मतलब राउटर उसका पूरा का पूरा वो हिस्ट्री ये करता था कि इसको कहाँ भेजना है, ये सब चेक करके उसका रूटिंग ज्यादा हो जाता। तो इसमें क्या राउटर्स को टाइम ज्यादा लगता था उसको करने पे। अब मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग आने से क्या हो गया है कि ये जब कस्टमर एज ने एक रिक्वेस्ट सेंड की है कोई पैकेट की बराबर, अब ये जो प्रोवाइडर एज है उसके आगे एक लेबल लगा देगा, जैसे 2 नंबर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अब जब नेक्स्ट राउटर को भेजेगा तो नेक्स्ट राउटर क्या करेगा, वो जो पैकेट है उसको पूरा नहीं खोलेगा, उसको खोल के नहीं देखेगा, उसको वो सिर्फ इतना देखेगा कि उस राउटर को जो इसने लेबल 1 नंबर दे के रखा है, तो ये क्या करेगा, वो 1 नंबर लेबल हटा के 2 नंबर कर देगा। फिर आगे वाला राउटर जाएगा उसको 3 नंबर कर देगा, फिर 3 नंबर वाला लेबल क्या करेगा, उसको उस पैकेट को हटा के सीधे जो कस्टम एज राउटर है जहां पे हमारा प्रीमाइसेस है वहां सीधा दे देगा। इससे क्या हो गई कि राउटिंग फास्ट हो गई, क्योंकि वो सारे के सारे पैकेट्स को खोल के नहीं देखेंगे कि उसमें क्या है, इसको कहाँ भेजना है, वो सिर्फ लेबल के हिसाब से देखेंगे कि भाई इस राउटर से आया हुआ है और इस लेबल के आधार पे कहाँ पे इसको भेजना है। तो लेबल स्विचिंग के हिसाब से ये बहुत फास्ट हो जाएगा इसका। तो ये बेसिक मतलब आइडिया है एमपीएमपीएलएस का, इस पर अभी धीरे धीरे काम होगा तो पता चलेगा। तो है किसी को कुछ डाउट? अभी इस चीज के आधार पर किसी को कोई क्वेश्चन है? ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है, लेकिन किसी को कोई डाउट हो कुछ हो तो बता सकते हैं। किसी को नहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो रिगार्डिंग कुछ भी नेटवर्किंग?